हेलो गाइज़, वेलकम टू मेधा सुल्तानी यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज के लेक्चर से हम उत्तराखंड का जिलेवार विवरण सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें हम उत्तराखंड के 13 जिलों को कम्प्लीटली कवर करेंगे। इसके अलावा गाइज़ साथ में प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। जब एक ज़िला कंप्लीट होगा तो उसका प्रैक्टिस सेट भी हम इसमें स्टार्ट करेंगे। तो आज ज़िला नैनीताल, ये पहला लेक्चर है हमारा डिस्ट्रिक्ट सीरीज में। तो गाइज़ बात करेंगे नैनीताल की। तो नैनीताल की जो खोज की थी पी बेरन ने की थी। ये यूरोपियन हैं, नागरिक हैं या बोल सकते हैं कारोबारी हैं, ठीक है ना। 1841 में यानी कि 18 नवंबर 1841 को इन्होंने खोज की थी और 2019 में तो 178वीं वर्षगांठ मनाई। 181 2021 में नवंबर में ये मनाएंगे नैनीताल का, ठीक है ना। तो पी बेरन कौन था गाइज? तो पी बेरन यूरोपियन नागरिक है या बोल सकते हैं कारोबारी है करके, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा गाइज जो माँ नैना देवी मंदिर है ना, ये भी नैनीताल में ही है, जिसका निर्माण मोती राम शाह द्वारा 1842 में किया गया था। हालांकि गाइज इसका पुनर्निर्माण जो है 1882 में फिर होता है। 1880 में जब भूकंप आता है उसके बाद इसका पुनर्निर्माण होता है। इसके अलावा गाइज नैनीताल 1847 में प्रदेश की समर कैपिटल भी बनी और आगे चल के 1962 में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी ये बनी थी। इसके अलावा गाइज नैनीताल जो है ना, नैनीताल अंचल में पहले 60 मनोरम ताल थे, इसलिए इसे षष्ठी ताल कहते हैं, षष्ठी खात कहते थे। और वर्तमान जो इसका षष्ठी खात का वर्तमान नाम है ये है छकाता, ठीक है ना। और वर्तमान नाम क्या है? नैनीताल हो गया। आगे बात करते हैं गाइज, स्कंद पुराण में नैनी झील को त्रि-ऋषि सरोवर कहा जाता है और ये जो 3 ऋषि हैं, त्रि-ऋषि सरोवर कहा गया है। तो अत्रि, पुलस्त्य और पुलह के नाम पर ये रखा गया है, ठीक है ना। नैनी झील स्कंद पुराण में जो है ना मानसरोवर की मान्यता इसको दी गई है, नैनी झील को। इसके अलावा गाइज जो ये नैनी झील है, इसके पश्चिम में देवपाठा और दक्षिण में आयारपाठा चोटी है और यहीं से जो बलिया नदी है ना, वो भी यहीं से निकलती है, नैनी झील से ही निकलती है, ठीक। 1840 में जो है गाइज बरसात के बाद इसका नाम नैनीताल और आगे नैनीताल और इस तरीके से ये नाम क्या हो गया, नैनीताल में कवर्ड हो गया या कन्वर्ट हो गया। हालांकि जैसे गाइज हमने आपको उत्तराखंड के इतिहास में जिन्होंने स्टडी मटेरियल नोट्स लिया या ऑनलाइन बैच से जुड़े हुए हैं उन्हें ये बात बताई थी। आगे हम यहाँ भी करेंगे कवर, यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी इसे कवर करेंगे कि अल्मोड़ा का नाम जो भिलमोड़ा घास थी उससे कैसे कन्वर्ट होकर लास्ट में अल्मोड़ा बना। तो ऐसा ही कुछ षष्ठी खात से लेकर नैनीताल तक की कहानी भी कुछ उससे मिलती जुलती है। इसके अलावा गाइज आगे बात करें तो जो 1891 है ना, 1891 में कुमाऊं कमिश्नर थे इरिस्काइन, तो इन्होंने जो है यहाँ पर ज़िला मुख्यालय भी बनाया नैनीताल को और नैनीताल को एक अलग ज़िला भी इन्होंने 1891 में बनाया। और गाइज इसके अलावा जो नैनी झील है ना, उसका आकार जो है लगभग नाशपाती के आकार का है और 1896 में नैनीताल को हिल स्टेशन भी घोषित किया गया था, ठीक है। तो गाइज ये सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं और आप जो है लगातार नोट डाउन ज़रूर कर लें, ठीक है। आगे बात करते हैं गाइज, उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन की शुरुआत नैनीताल से हुई थी। यहाँ पर 18 सितंबर 1880 को भूकंप आया था, ठीक है। और ये भूकंप आया था, सॉरी गाइज भूकंप नहीं बोलेंगे, भूस्खलन ही आया था। ये लैंडस्लाइडिंग जो हुई थी शेर का डांडा पहाड़ी में हुई थी, ठीक है ना। इसमें 151 अंग्रेज़ मारे गए थे और गाइज ये वरिष्ठ भूवैज्ञानिक हैं डॉक्टर मिडिलिस्ट से राय लेकर स्थायी निदान के लिए जो है 60 नाले जो है उसके बाद बनाए गए, जिस पर जो है जिसके भरोसे आज नैनीताल आज भी चला हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा गई ये नैनीताल शहर जो है ना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। वैसे पूरा उत्तराखंड का जो 13 ज़िला है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन विशेषकर अगर देखा जाए नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल और चमोली 3 ज़िले ऐसे हैं
जिसके आपको एक एक पॉइंट याद रहने हैं हमारे लेक्चर के स्पेशली। इसके अलावा आपको उसके बाद कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि जो भी एस्पिरेंट हमारे साथ ऑफलाइन बैच में जुड़े रहते हैं, ऑनलाइन बैच में जुड़े रहते हैं या स्टडी मटेरियल नोट्स को परचेज़ करते हैं, उनको हमारा स्पेशली जो है ये दावा रहता है गाइस कि आप इसके अलावा ज़्यादा कोई बुक ना पढ़ें। सिर्फ जितना आपको स्टडी मटेरियल दिया है इतना अगर आप पढ़ सकते हैं तो इतना पढ़ें, जितनी बार हो उतना ज़्यादा बार आप पढ़ें, तो इस तरीके से आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से गाइज वही बात आपको भी बताई जा रही है कि लेक्चर को आप 2 बार देख लें और अच्छे से देख लें, तो आपको डेफिनेटली जो है एग्ज़ाम में बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा गाइज अभी एक घर की पहचान चेलिक नाम एक अभियान चलाया गया है। तो ये ज़िला नैनीताल से ही स्टार्ट हुआ है, मेरी बेटी मेरा अभिमान के तहत इसकी शुरुआत नैनीताल ज़िले से ही हुई है। मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र रावत, उन्होंने इसकी शुरुआत की है, ठीक है, 2021 में ही की है। इस घर की पहचान चेलिक नाम अभियान के तहत ना जो घर की सबसे छोटी बिटिया है उसके नाम पर जो है एक पट्टिका नेम प्लेट को बनाया जाएगा। तो यही है घर की पहचान चेलिक नाम अभियान, ठीक है ना। शुरुआत नैनीताल से हुई है। अभी हालांकि जो इसका विस्तार क्षेत्र है अभी नैनीताल ज़िले में ही जो है ये अभियान चलाया गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं गाइस ज़िला नैनीताल की। तो गाइस ज़िला नैनीताल में इसके पूर्व में चंपावत स्थित है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है, उत्तर में अल्मोड़ा से, और दक्षिण में गाइस इसकी सीमा लगती है उधम सिंह नगर से। और गाइस NH 87 भी यहीं पर है जो कि हल्द्वानी नैनीताल दिल्ली होता है, और NH 121 जो कि रामनगर काशीपुर देहरादून होते हुए निकलता है। तो ज़िला नैनीताल भी उसमें है, ठीक है ना। इसके अलावा गाइस यहाँ पर 1897 में ना जो हाई कोर्ट भवन बना था नैनीताल में ना, उसका निर्माण सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने किया था। हालांकि ये हाई कोर्ट तो 9 नवंबर 2000 को बना, लेकिन इसका निर्माण 1897 में हो गया था। ये जो निर्माण हुआ था ना बर्मिंघम की तर्ज पर हुआ था और यूरोपीय शैली में ये बना हुआ है, ठीक है। तो याद रखना ये पॉइंटों को। आगे बात करते हैं गाइस कुल क्षेत्रफल की। तो नैनीताल का कुल क्षेत्रफल है 4251 वर्ग किलोमीटर, और गाइस वन क्षेत्रफल में ये जो है टोटल 3048 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा बड़ा ज़िला है वन क्षेत्रफल के मामले में, ठीक है, वन क्षेत्रफल मामले में दूसरा बड़ा ज़िला है, और टोटल क्षेत्रफल मामले में 5वां जो है बड़ा ज़िला है। 53,483 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड के पास पूरा एरिया है क्षेत्रफल में। तो 4,251 वर्ग किलोमीटर नैनीताल ज़िले के पास है, और 5वां बड़ा ज़िला है क्षेत्रफल मामले में। और वन क्षेत्रफल मामले में दूसरा बड़ा ज़िला है, 3048 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है वन क्षेत्रफल भी है। इसके अलावा गए 71.70% जो है एरिया जो है इसका वन क्षेत्रफल है, और सर्वाधिक राज्य का सर्वाधिक सघन वन क्षेत्र वाला भी ज़िला कौन सा है, तो ज़िला नैनीताल है, ठीक है ना। तो इन पॉइंटों को थोड़ा सा गाइज आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। जिला सीरीज चलाने का एक ही कारण है कि आपके डाउट को क्लियर किया जा सके, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड का पोर्शन है इसमें 4 नोटबुक हम लोग तैयार करते हैं। पहला है उत्तराखंड का इतिहास, जिसमें आपको बेसिक से पूरा उत्तराखंड का इतिहास जानना का मौका मिलता है, और पूरा इतिहास वहाँ पर कवर मिलता है उस नोटबुक में। दूसरा नोटबुक होता है गाइज उत्तराखंड का भूगोल, जिसमें आपको हर एक पॉइंट से रूबरू कराया जाता है। इसके बाद उत्तराखंड का कला एवं संस्कृति तीसरा नोटबुक होता है, जिसमें आपको उत्तराखंड के कल्चर से लेके हर एक पॉइंट देवी देवताओं तक को कवर किया गया है। इसके अलावा गाइज लास्ट जो चौथा आता है फाइनल आता है जिलेवार विवरण आता है, और इसमें 13 ज़िलों के अलावा बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उनका कलेक्शन इसके साथ में मौजूद रहता है, और सभी का नोटबुक का आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है, चाहे बात करें ऑनलाइन क्लासेस की, ऑफलाइन क्लासेस की, या स्टडी मटेरियल नोट्स की, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कुल जनसंख्या की। तो ओवरऑल डाटा तो आपको याद नहीं रखना है, लेकिन ये डाटा ज़रूर याद रखना है। 9.47% टोटल उत्तराखंड के पॉपुलेशन का नैनीताल ज़िला में निवास करता है, जो कि चौथा बड़ा ज़िला है पॉपुलेशन के मामले में, और क्षेत्रफल के मामले में 5वां बड़ा ज़िला है नैनीताल। हालांकि गाइज यहाँ पर पुरुष डाटा
3666 और यहाँ पर 46,939 यहाँ पर महिला डाटा है। ग्रामीण डाटा है 5,82,871 और शहरी डाटा है 3,71,734। ठीक है। और बात करें गाइस आगे जनघनत्व की, तो जनघनत्व है नैनीताल ज़िले का 225 और जनघनत्व में चौथा बड़ा ज़िला है ये। ठीक है ना। 4 की इसमें आए 2 जगह है, एक तो कुल जनसंख्या में और जनघनत्व में, और क्षेत्रफल में 5वां स्थान है। और सर्वाधिक सघन वन क्षेत्र वाला ज़िला भी नैनीताल है। ठीक है। आगे गाइस बात करते हैं साक्षरता की, तो नैनीताल ज़िले की साक्षरता है गाइस, थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन कर लेना। नैनीताल ज़िले की साक्षरता है 82.88%। कितना है? 82.88% नैनीताल ज़िले की साक्षरता है। और दूसरा बड़ा ज़िला है साक्षरता के मामले में ज़िला नैनीताल। इसके अलावा गाइस पुरुष डाटा जो है ना आप करेक्शन कर सकते हैं 90.07%। और 8वां बड़ा ज़िला है पुरुष में साक्षरता में, और महिला साक्षरता में गए 77.29%। आप करेक्शन कर लीजिएगा 77.29%, और दूसरा बड़ा ज़िला है ये। इसके अलावा गैस लिंगानुपात की बात करें तो 934, और लिंगानुपात में जो है ना 10वां स्थान है ज़िला नैनीताल का। और नीचे से सीरीज बोलें तो चौथा स्थान होगा, निचले से लाएंगे। सो गैस आपको अक्सर हम लोग बार बार बताते हैं कि अगर मैटर होता है उत्तराखंड का तो वहाँ पर टॉप 5 ऊपर के और नीचे से जो टॉप 5 हैं उनको जो है आपको याद रखना है। और अगर आप नेशनल बेस पर चलें तो टॉप 3 तो याद रखना ही रखना था, नीचे से भी ऊपर से भी। उत्तराखंड में टॉप 5 ऊपर से, टॉप 5 नीचे से। ठीक है ना। तो इसलिए जो है आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। शिशु लिंगानुपात है गाइज 902। ठीक है ना। और लिंगानुपात है 934, 10वां स्थान है, और न्यूनतम से चौथा स्थान है। इसके अलावा गाइज दशकी वृद्धि में राज्य में चौथा बड़ा स्थान जो है, चौथा स्थान और चौथा ज़िला बोल सकते हैं नैनीताल का ही है। और 30 अक्टूबर 1850 को नैनीताल नगर पालिका की भी स्थापना हुई थी। और इसके अलावा गाइज नैना पीक या चाइना पीक जो है ना, ये नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 2611 मीटर। ठीक है ना। और सर्वाधिक 80 लोग साक्षर जो हैं ज़िला नैनीताल में ही है, शेड्यूल कास्ट में। दशकी वृद्धि दर टोटल ओवरऑल बात करें तो 25.13% की यहाँ पर रही है। दशकी वृद्धि दर में चौथा स्थान इसका था। इसके अलावा गाइज विधानसभा सीटों की बात करें तो 6 विधानसभा सीटें नैनीताल ज़िले में हैं। हल्द्वानी, नैनीताल, कालाढूंगी, रामनगर, भीमताल और लाल कुआं ये विधानसभा सीटें हैं। तो इसलिए याद रखना गाइज ये हल्द्वानी विधानसभा सीट थोड़ा सा हाईलाइटेड पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से विधायक थी इंदिरा हृदयेश, और इंदिरा हृदयेश जो है राज्य की पहली जो है वित्त मंत्री भी थी। तो इसलिए इम्पोर्टेंट भी ये पॉइंट है। ठीक है ना। आगे बात करेंगे गाइज अब विधानसभा के बाद तहसीलों की, तो ओवरऑल तहसीलों की संख्या है 9। इसमें नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर, कालाढूंगी, बेतालघाट, लाल कुआं, धारी, खननशिव और कोशिया कोटोली जो है ये तहसीलें हैं। हालांकि जो गाइज ये कालाढूंगी है ना, ये कालाढूंगी को जो है बोर नदी के तट पर है और इसे नया हल्द्वानी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा उप तहसील है एक, इसका नाम है रामगढ़, और विकास खंडे हैं टोटल 8 यहाँ पर। इसमें है हल्द्वानी, रामनगर, कोटाबाग, बेतालघाट, धारी, रामगढ़, ओखलकांडा और भीमताल ये नैनीताल ज़िले के विकास खंडे हैं। इसके अलावा गए जैसे पतली और कोटादून, ये पतली और कोटादून भी जो है ना ज़िला नैनीताल के अंतर्गत ही आते हैं। और राज्य का पहला जो वाईफाई ज़िला है वो भी आप बोल सकते हैं नैनीताल। और फांसी का गधेरा नैनीताल में ही है। 1857 में बताया जाता है कि यहाँ पर क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी करके 1857 में। उस समय कमिश्नर थे रेमजे। ठीक है ना। तो याद रखना क्योंकि इधर कुमाऊं में तो थोड़ा बहुत हलचल हुई थी, क्रांतिवीर संगठन कालू मेहरा ने बनाया था, लेकिन गढ़वाल में कुछ भी मूवमेंट नहीं हो पाया था उसका। ठीक है। ये इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं गैज हल्द्वानी की, तो हल्द्वानी को बसाने का श्रेय जाता है कमिश्नर ट्रेल को। ठीक है। और कमिश्नर ट्रेल को जाता है स्पेशली हल्द्वानी को बसाने का श्रेय, या आधुनिक हल्द्वानी को बसाने का श्रेय ट्रेल को जाता है। हालांकि हल्द्वानी 1843 में इन्होंने यहाँ पर काम करना शुरू किया बताया जाता है, लेकिन हल्द्वानी की स्थापना जो है ना बसाने का प्रयास किया था
किसने? ट्रेन ने। लेकिन रेमजेबाद के कमिश्नर हैं, याद रखना, कमिश्नर का कार्यकाल उत्तराखंड के इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे तो 1869 में रेमजे ने की थी, और हल्द्वानी में नहर बनाने का काम भी रेमजे ने किया था। हल्द्वानी का जो पुराना नाम है बमोरी पुराना नाम है, और इसी के निकट नाहन पर्वत श्रृंखलाएँ भी हैं हल्द्वानी के निकट। ये गाइज 1834 में हल्द्वानी से हल्द्वानी नामकरण हुआ था। 1934 हो रहा है, इसको 1834 आप करेक्शन कर लीजिएगा। नगर पालिका की बात करें तो गाइज 17 फरवरी 1942 कर लेना इसको। 17 फरवरी 1942 को जो है हल्द्वानी नगर पालिका बनी थी, और नगर निगम बना था 22 मई 2011 को। ठीक है, नगर निगम, ये डाटा भी कट कर लेना, क्योंकि 17 फरवरी 1942 को नगर पालिका बनी थी और 22 मई 2011 को नगर निगम बना था हल्द्वानी। ठीक है ना। हल्द्वानी में टाउन एरिया कमेटी की स्थापना 1885 में हो चुकी थी, और 1850 में रेमजे ने यहाँ पर झोपड़ियों में दुकान खुलवाई, और पहाड़ी व्यावसायिक मंडी के तौर पर जो है रेमजे ने यहाँ पर शुरुआत भी की थी। इसके अलावा गए जो है ना, राज्य का जो है तीसरा और कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर है हल्द्वानी। 22 अप्रैल 1884 को सर्वप्रथम यहाँ पर रेलवे सेवा शुरू हुई थी। ठीक है, जो कि लखनऊ से हल्द्वानी तक चली थी। आगे इसके बारे में आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम। और गाइज यहाँ जो है ना गोला नदी है, 1913-14 में यहाँ पर पुल का निर्माण लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में हुआ था। इसके अलावा सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज जो कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है, वो भी हल्द्वानी में है। और डाकू सुल्ताना कुआं ये भी हल्द्वानी में है। ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति हल्द्वानी में है, जिसकी स्थापना 25 मार्च 1995 को हुई थी। ठीक है ना, ये सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं गाइज। आगे बात करते हैं काठगोदाम की। काठगोदाम काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाइज, क्योंकि अभी एक हाईलाइटेड चीज़ यहाँ पर है, वो आगे लेक्चर में बात करते हैं हम। काठगोदाम एक कुमाऊं का अंतिम रेलवे स्टेशन है। क्या है? कुमाऊं का अंतिम रेलवे स्टेशन है। 24 अप्रैल 1884 को जो है यहाँ पर जो है पहली रेल चली थी। कब चली थी? 24 अप्रैल 1884 को जो है यहाँ पर पहली रेल चली थी। ठीक है ना। सो गाइस ये रेल जो चली थी ना, इसको थोड़ा सा आप याद रखना कि जो ये रेल चली थी ये लखनऊ ऐशबाग से काठगोदाम से गुवाहाटी तक वैसे ही अवर तिरहुत मेल चलाई गई थी। 1994 में इसे बड़ी रेल लाइन बनाया गया। इसके अलावा गाइस ये थोड़ा सा हिस्ट्री एक और जान लेते हैं कि जो लखनऊ है, लखनऊ के ऐशबाग से काठगोदाम तक ये आया था ट्रेन, जिसके इंजन का नाम था गाइस कुमाऊं टाइगर। ठीक है, और जो भाप का इंजन था, और 9 अप्रैल 2021 को जो इसका इंजन है इसको इज्जत नगर मंडल से काठगोदाम में लाया गया, और काठगोदाम में ही इसको रखा गया है अभी। ठीक है ना। तो याद रखना ये लखनऊ से ऐशबाग तक ही चला हुआ एक इंजन है, वो जो है अभी काठगोदाम में रख दिया गया है 9 अप्रैल 2021 को। अच्छा, जो इसका पुराना नाम है काठगोदाम का, ये है चौहान पाटा। ठीक है ना। और काठगोदाम नाम क्यों पड़ा गया तो इसमें पहले बताया जाता है कि काठ नामक लकड़ी का यहाँ पर एक गोदाम था, इसीलिए जो है कालांतर में काठगोदाम हो गया। चंदकालीन नाम जो है इसका बाड़ाखोटी या बाड़ाखेड़ी है, और कुमाऊं का प्रवेश द्वार इसे बोला जाता है। और अन्य नाम बमोरी घाट भी इसका है। ठीक है ना। कुमाऊं इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये भी काठगोदाम में ही है, ये पॉइंट भी याद रखना। आगे बात करते हैं गाइस रानी बाग की। तो रानी बाग का पुराना नाम है चित्रशिला या चौधान घाट। इसको गुलाब घाटी के नाम से भी जाना जाता है, और इसको बसाया था जिया रानी ने। जिया रानी का यहाँ पर मंदिर भी है, गुफा भी है, और काल भैरव मंदिर भी यहाँ पर है, और यहीं पर जिया रानी का मेला भी लगता है। ठीक है ना। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है पॉइंट। आगे बात करेंगे गाइस रामनगर की। रामनगर को जुड़वा घाटी और रेमजे नगर या रामजी नगर बोला जाता है। कोसी नदी के तट पर ये बसा हुआ है। रेमजे ने 1846 से 84 के बीच में, अगर एग्जैक्ट बात करें तो 1850 में जो है इसे बसाया था। पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार इसे बोला जाता है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद 11 दिसंबर 2008 को इसकी स्थापना भी यहीं पर हुई थी, और गर्जिया मंदिर है यहीं पर। इसके पूर्व में उपटा देवी का मंदिर भी है। ठीक है ना। और महाभारत कालीन नाम इसका है अह चतु, और यहीं पर कार्बेट पार्क का प्रवेश द्वार ढिकाला या ढिकोली यहीं पर है।
कार्बेट पार्क का हृदय स्थल इसे ढिकुली को बोला जाता है, जो कि कत्यूरों की राजधानी थी, और बौद्धकालीन प्राचीन मूर्तियाँ भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। सीतावनी जगह है, मंदिर है, गर्जिया में है। ये महर्षि वाल्मीकि आश्रम के भग्नावशेष यहाँ से प्राप्त हुए थे। इसके अलावा गाइस कार्बेट पार्क में मोदी ट्रेल पीएम के नाम पर जो है अभी निर्माणाधीन है, ठीक है। इसके बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे। तो गाइस ये ओवरऑल जो है आज हमने ज़िला नैनीताल का पार्ट 1 कवर किया। आगे जो है इसके गाइस कोशिश करेंगे कि 2 या 3 पार्ट में और हम इसको लेके आएंगे और फिर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ज़िला नैनीताल काफ़ी लंबा टॉपिक है और 2 से 3 पार्ट में लाने के बाद ये कवर हो जाएगा। जहाँ तक उम्मीद है इसे हम कवर कर लेंगे, उसके बाद इसका प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आएंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और गाइस लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए लेक्चर में। थैंक यू गाइस।